सो हेलो स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ अफजल। आज मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जैसे यूजीसी नेट, ठीक है, या फिर आपका कोई सा भी नीट का एग्ज़ाम है तो उसके अंदर एक टॉपिक हुआ है दैट इज़ थर्मोडाइनमिक्स। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स टॉपिक जो है हमारा वो कौन कौन से एग्जाम्स में आ सकता है। तो सबसे पहले यूजीसी नेट के एग्ज़ाम, ठीक है, जो एनवायरमेंटल साइंस का होता है उसके अंदर आपके ये बहुत काम आने वाला है। सेकंड, इट कैन सपोर्ट योर 11th एंड 12th क्लास सिलेबस, आपके 11th और 12th क्लास के सिलेबस को कवर करता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपके नीट एग्जाम को कवर करेगा, ठीक है, एक बेसिक लेवल पे, ठीक है। वी विल नॉट गो डीप इनटू कैलकुलेशंस, हम कैलकुलेशंस में नहीं जाएंगे, हम बेसिक पढ़ेंगे। फोर्थ, इट विल हेल्प यू टू क्लियर योर एनी टाइप ऑफ केमिस्ट्री, है ना, अगर आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एग्जाम है कोई सा, ठीक है, यूजीसी लेवल का, है ना, उस सब में हम पढ़ेंगे। और फिफ्थ हम इसको पढ़ते हैं एनवायरमेंटल साइंस में, ईवीएस के अंदर, ठीक है। इट इज़ अ मेजर टॉपिक जिसके अंदर हम क्या कवर करते हैं, नेचर का क्या इफेक्ट है थर्मोडाइनमिक्स, है ना, नेचर का थर्मोडाइनमिक्स से क्या रिलेशन है, तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं। तो इसके अंदर हम जो मोस्टली टॉपिक कवर करेंगे दैट इज डेफिनेशन हम कवर करेंगे थर्मोडाइनमिक्स की, लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स कवर करेंगे, देन व्हाट इज एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है ये हम कवर करेंगे, एंथैल्पी क्या होती है, इंटरनल एनर्जी क्या होती है ये हम कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट विल स्टडी अबाउट द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एडायाबेटिक, डायथर्मल और आइसोथर्मल प्रोसेस किसे कहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एनर्जी कन्वर्जन एफिशिएंसी, मोस्टली हम इसमें पढ़ेंगे हीट इंजन के बारे में कि हीट इंजन की एफिशिएंसी क्या होती है या किसी भी एक ऑब्जेक्ट की एफिशिएंसी क्या होगी। लास्ट हम पढ़ेंगे कुछ लॉज जो सपोर्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स को, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। सो वी विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स क्या है उसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं और नेचर में इसका क्या रोल है ना, एंड इसमें हम पढ़ेंगे रोल इन नेचुरल प्रोसेसेस, ठीक है। तो चलिए, सो व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अ सिस्टम, ठीक है। ये हमारा एक सिस्टम है, ठीक है, एक सिस्टम ले लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज अ सिस्टम और इसके आसपास क्या होगी, सराउंडिंग्स, क्या होगी इसके आसपास, सराउंडिंग, है ना। अब सराउंडिंग मतलब आसपास में कुछ भी हो सकता है, सिस्टम मतलब हमारा कोई भी एक बॉडी, है ना, या कह सकते हैं हम लेट अस टेक ये हमारा घर है, होम, ठीक है। तो अब इसके अंदर से एनर्जी का जो आना जाना हो रहा है ना, द फ्लो ऑफ एनर्जी, सबसे पहले कह सकते हैं जो इस फ्लो ऑफ एनर्जी हो रहा है, ठीक है, वो हम देखेंगे दो तरह का होता है। एक होता है स्पॉन्टेनियस और एक होता है नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है, स्पॉन्टेनियस जो होता है जिसको कोई भी इनिशियल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती, इनिशियल फोर्स की या इनिशियल हीट की या किसी भी इनिशियल चीज की जरूरत नहीं होती है, नेचुरली जो प्रोसेस होता है, जैसे हवा चल रही है हमारी, ठीक है, या फिर फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट फायर, दीज आर स्पॉन्टेनियस, खुद से होता है, जो पेड़ों में आग लग जाती है ना, तो दैट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो खुद से होता है। नेक्स्ट स्पॉन्टेनियस जिसमें हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लगानी होती है, या फिर एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी, या फिर इनिशियल हीट देनी पड़ेगी, कुछ एक स्पार्क या इनिशियल हीट या कह सकते हैं चिंगारी देनी पड़ेगी जिससे काम होगा, ये स्पार्क कह लो, है ना।
एक स्पार्क देना पड़ेगा जिससे ये स्टार्ट होगी। तो फ्लो ऑफ एनर्जी दूसरा हम पढ़ते हैं इसके अंदर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट विल स्टडी द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, फ्लो ऑफ एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं ह्यूमन का मेटाबॉलिज्म, है ना। तो ह्यूमन का मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, जो खाना हम खा रहे हैं दैट इज अ केमिकल एनर्जी, है ना। द फूड दैट वी ईट्स इज केमिकल एनर्जी। तो हमारी केमिकल एनर्जी किस में ट्रांसफॉर्म होती है, काइनेटिक एनर्जी में, जो हमें काम करने में हेल्प करती है ना, काइनेटिक एनर्जी में हेल्प करती है। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे सेल को ले लो, सेल में भी क्या होता है, केमिकल से, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अ सेल, सेल में भी क्या होता है, केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होता है ना। तो इसमें हम दूसरा क्या पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, मोड या फिर सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, किस सोर्स से एनर्जी आ रही है, थर्मोडायनेमिक्स में हम वो पढ़ेंगे। तो मेजरली हम किसके बारे में पढ़ते हैं, सिस्टम का फ्लो ऑफ एनर्जी, सिस्टम की ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी, एंड लास्ट इज द वर्क डन। ठीक है, वर्क डन ऑफ एनर्जी हम पढ़ेंगे, कितना वर्क डन किया इसने, समझ में आया। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम ये सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं विद द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विद द लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सो थर्मोडायनेमिक्स जो टर्म है, ठीक है, वो दिए विलियम थॉमसन ने। ठीक है, किसने दिए, विलियम थॉमसन, coined the term थर्मोडायनेमिक्स। ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, तो ध्यान रखना। ठीक है, विलियम थॉमसन था जिसने टर्म दी थी थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, नेक्स्ट सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के टोटल 4 लॉज हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहला जीरोथ है, देन फर्स्ट लॉ, देन सेकेंड लॉ, एंड लास्ट द थर्ड लॉ। ठीक है, इसमें 4 लॉज नहीं होते, 0 से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहला क्या है मेरा, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, जो किसने दिया था, फाउलर, एक साइंटिस्ट थे जोसेफ फाउलर। ठीक है, उन्होंने ये लॉ दिया था। अब इन्होंने क्या बोला था, है ना, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, थोड़ा सा ना अलग है, इसको हम डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। दिस लॉ स्टेट्स दैट इफ टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट है, लेट अस टेक ए और बी। इफ टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है, विद द थर्ड ऑब्जेक्ट दैट इज सी। ठीक है, अगर ए और बी दो ऑब्जेक्ट है, वो थर्मल इक्विलिब्रियम है। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब सेम टेम्परेचर, मतलब ए का सी से और बी का सी से सेम टेम्परेचर है। बट अभी हम ये नहीं कह रहे ए और बी का सेम है। ठीक है,
ए का सी से और बी का सी से, दोनों क्या है, एक ऐसी वॉल से डिवाइड है जिसमें दोनों क्या है, आसपास हो रही है हीट हमारी, ठीक है। तो सो ठीक है, द ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट थोड़ी मुश्किल है, समझ में नहीं आती है, तो इसको एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल, ये हमारा एक सिस्टम है, ठीक है। इस सिस्टम के अंदर तीन है, ए बी और सी, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, हमारी जो डिवीजन है तो कैसे है देखिएगा, ठीक है। एक हमारी वॉल है यहाँ पर, इट इज अ डायाथर्मिक वॉल, क्या है ये, डायाथर्मिक वॉल, एक डायाथर्मिक वॉल है, ठीक है। किसके बीच में, ए सी के और बी और सी के। और दूसरी जो हमारी वॉल है दैट इज एडियाबेटिक वॉल, ठीक है, कौन सी है, एडियाबेटिक, ए डायबिटिक भी बोल सकते हैं, ठीक है, ए डायबिटिक वॉल, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है, डायथर्मिक वॉल वो होती है जो क्या करती है, किसी भी सब्सटेंस को इजीली या हीट को इजीली पास होने देती है अपने आर पार, है ना, इसलिए इसको डायथर्मिक कहते हैं। मतलब यहाँ से भी यहाँ पर आ सकती है, यहाँ से भी यहाँ आ सकती है, ठीक है। और सेम बी के साथ भी है, ठीक है। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि ठीक है, यहाँ तो डायथर्मिक वॉल है, जिसका मतलब ए सी का और बी और सी का टेम्परेचर सेम है, बट ए और बी का सेम कैसे है, बिकॉज ये कहना चाहता है कि चाहे बीच में एक डायबिटिक वॉल हो, ए डायबिटिक वॉल वो होती है जो हीट को पास नहीं होने देती है, बट इन तीनों का टेम्परेचर जो है वो क्या होगा, सेम होगा। क्यों, बिकॉज हमने हमेशा पढ़ा है जो हीट होती है या फिर कोई भी एनर्जी है ना, हमेशा ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट। अब इसका मतलब ये है कि अगर ए ज्यादा हीटेड है तो वो सी को अपने बराबर हीटेड कर देगा, सेम वही बी को हीटेड कर देगा, तो मतलब तीनों का टेम्परेचर सेम होगा। तो अब कह सकते हैं टी ए, टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी, ठीक है। क्योंकि टी ए टी सी के बराबर था, टी बी टी सी के बराबर था, तो टी ए टी बी के बराबर होगा, ठीक है, समझ में आया। तो ये हमारा फर्स्ट जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है जो फाउलर ने दिया था, ठीक है। अब इसी के प्रिंसिपल पे काम करता है हमारा क्या, थर्मोमीटर, है ना। जीरोथ लॉ की एप्लीकेशन देखते हैं, जीरोथ लॉ की एप्लीकेशन क्या है इसके बारे में हम थोड़ा समझते हैं। तो जीरोथ लॉ की एप्लीकेशन सबसे पहले होती है थर्मोमीटर में, है ना। थर्मोमीटर में भी क्या होता है, चलिए थर्मोमीटर की वर्किंग सीखते हैं थोड़ी सी, ठीक है। इट स्टेज दैट जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है और जो हमने इसके अंदर थर्मोमीटर, ठीक है, लेट अस टेक, ये हमारी बॉडी है, ठीक है, और ये थर्मोमीटर है। तो आपने हमेशा देखा होगा जो बॉडी की हीट है, हीट ऑफ द बॉडी, वो कहाँ जाती है, थर्मोमीटर में जाती है, थ्रू अ सेंसर। अभी सेंसर क्या होता है, या तो ये सेंसर बना हुआ, पहले बना होता था एल्कोहल का, ठीक है, और अब बनता है किसका, मरकरी का। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि जो एल्कोहल और मरकरी है वो क्या है, एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन बहुत जल्दी कर लेते हैं, एकदम से एक्सपैंड हो जाते हैं और एकदम से जैसे ही टेम्परेचर गिरा कंप्रेस हो जाते हैं, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ने पे एक्सपैंड जल्दी हो जाते हैं और टेम्परेचर घटने पे कंप्रेस जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर किसमें जाता है, थर्मोमीटर, तो इससे हम कह सकते हैं हॉट बॉडी से कोई भी कोल्ड या फिर नॉर्मल बॉडी है उसके अंदर जाता है, ठीक है। तो वर्किंग ऑफ थर्मोमीटर किस पे डिपेंड है, हमारी जीरोथ लॉ पे, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, देन हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दस नेक्स्ट हमें पढ़ना है फर्स्ट लॉ ऑफ
थर्मोडायनेमिक्स जो क्या कहता है, एनर्जी इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। ठीक है, एक आइसोलेटेड बॉडी मतलब एक सिस्टम जो है उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो क्या रहती है, हमेशा कंजर्व रहती है। ठीक है, अब लेट अस टेक, अब इसको ऐसे नहीं समझ सकते, इसको एक फ्रेज है दैट इज एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ये एक इडियम था, समझ में आया। अब इस थ्योरम पे काम करता है। लेट अस टेक एन एग्जांपल, ये हमारा पूरा यूनिवर्स है या अर्थ समझ लो। ठीक है, ये हमारा अर्थ है। अगर हम बात करें अर्थ के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो क्या कर रहा है, अपनी एनर्जी को क्या कर रहा है, यूटिलाइज कर रहा है। लेट अस टेक एन एग्जांपल, एक कार ले लेते हैं, एक ह्यूमन ले लेते हैं। अगर हम किसी ह्यूमन की बात करें, है ना, तो उसकी एनर्जी कंजर्व कैसे रहती है समझते हैं। ठीक है, ये इसका हम समझ लो डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो हम खाना खाते हैं वो केमिकल एनर्जी में आता है ना, और देन जब हम भागते दौड़ते हैं, रन करते हैं, तो इट कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाता है। बट एक यूनिवर्स की बात करते हैं, यूनिवर्स के अंदर तो कंजर्व है ना, काइनेटिक एनर्जी यहीं घूम के वापस आ जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब चाहे वो एक से दूसरी फॉर्म में जा रहा है बट वो कंजर्व है। लाइक कह सकते हैं हम इसकी गाड़ी। ठीक है, गाड़ी क्या होता है, गाड़ी का इंजन, ठीक है, इस पे काम करता है केमिकल, है ना, और रिलीज क्या करता है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, सेम। ठीक है, तो एनर्जी इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, एक सिस्टम में, ठीक है, एनर्जी जो होती है हमेशा कंजर्व रहती है। ये क्या बोलता है, इसका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट है हमारा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सॉरी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना। जीरो तो हो गया, फर्स्ट हो गया, देन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, ठीक है, इसको ध्यान से समझना क्योंकि यही पूरा बेसिस है थर्मोडायनेमिक्स का। इट स्टेट्स दैट एंट्रोपी, ठीक है, इट सेज अबाउट एंट्रोपी। अब एंट्रोपी अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ सिस्टम ऑलवेज बी इन डिसऑर्डर या रैंडम। कहने का मतलब क्या है, एक सिस्टम या कोई भी चीज दुनिया के अंदर है वो सब रैंडम है। रैंडम मतलब चलती जा रही है, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रहा है, तभी कभी भी डेल्टा एस जो होता है वो जीरो नहीं होता। ठीक है, डेल्टा एस मतलब एंट्रोफी, मतलब हर चीज जो है मूव कर रही है। जैसे अर्थ है, अर्थ रिवॉल्व कर रहा है ना, हमेशा रैंडम हो रही है चीजें, कोई भी चीज स्टेबल नहीं है। और डेल्टा एस इज इक्वल टू सी जीरो, इक्विलिब्रियम पॉसिबल ही नहीं है किसी भी चीज का, अर्थ के अंदर इक्विलिब्रियम में आना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इट स्टेट्स दैट एनर्जी जो होती है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं एक इंटरनल एनर्जी किसी भी चीज की कभी भी जीरो नहीं हो। इंटरनल एनर्जी, फॉर एग्जांपल किसी भी एक बॉडी के अंदर क्या है, कोई एनर्जी है, ठीक है, वो कभी भी इंटरनल एनर्जी को हम यू से डिनोट करते हैं या फिर ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, इंटरनल एनर्जी कभी भी 100% वर्क डन में, ठीक है, कन्वर्ट नहीं हो सकती। तो मतलब हीट प्लस वर्क डन, ठीक है, कुछ हीट रिलीज होती है उसमें से और कुछ वर्क डन होता है। मतलब कोई भी चीज 100% एफिशिएंट काम नहीं कर सकती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ले लेते एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई एक इंजन है, ठीक है, उसकी इंटरनल एनर्जी 100 किलोवाट है, ठीक है, बट जब वो काम करेगा तो वो 90 किलोवाट का काम करेगा, प्लस कुछ हीट उसकी रिलीज हो जाएगी। 100% एफिशिएंटली वो काम नहीं कर सकता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया।
इसने एक और चीज बताई थी, हीट फ्लोज फ्रॉम कोल्ड ऑब्जेक्ट टू, सॉरी, हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट, और एक और चीज इसने बताई थी, जब भी कोई रिएक्शन होता है, जैसे सॉलिड से कोई लिक्विड बन रहा है, ठीक है, और लिक्विड से कोई गैस बन रहा है, तो एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होती है, ठीक है। इसका मतलब पार्टिकल्स जो हैं रैंडम मोशन में आते हैं, दूर दूर हो जाते हैं ना, तो रैंडम है, जैसे सॉलिड हो गया, कॉम्पैक्ट पार्टिकल्स हैं, मूव ही नहीं कर पा रहे ऑर्डर में, है ना, और देन लिक्विड में थोड़ा दूर दूर हो जाते हैं, है ना, और गैस में बहुत दूर हो जाते हैं, तो डिसऑर्डर बढ़ जाता है ना, रैंडमनेस बढ़ जाती है उनकी। ठीक है, तो इसी तरह से हमने तीन चीजें पढ़ी थी एंट्रोपी के बारे में, दैट इज फर्स्ट क्या है, अब एंट्रोपी होती क्या है पहले उसके बारे में पढ़ते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट का डिनोट करते हैं डेल्टा एस से, या एस से डिनोट करते हैं इसको हम, ठीक है। एंट्रोपी मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट है ना, कोई भी एक हमारा सिस्टम है, सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो कितना ज्यादा क्या कर रहे हैं, डिसऑर्डर में, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एंट्रोपी। अगर हम बात करें एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, तभी मैंने बताया था हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, मतलब हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगी, जीरो के बराबर कभी नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि हमेशा मूवमेंट कह लो या फिर रैंडमनेस चलती रहती है, कभी जीरो नहीं हो सकती है, ये जीरो से कम नहीं हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नॉर्मली तीन रिएक्शंस होते हैं, एक होता है स्पॉन्टेनियस, ठीक है, एक होता है हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस, और तीसरा होता है हमारा इक्विलिब्रियम, ठीक है। अगर एंट्रोपी का रिलेशन देखें हम, तो हमेशा एंट्रोपी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो होता है उसके अंदर क्या होती है, ग्रेटर देन जीरो होगी, जीरो से ज्यादा होगी, ठीक है, मैक्स वन होती है, मैक्सिमम वन तक जाती है, बस जीरो से ज्यादा होती है ना। और नॉन स्पॉन्टेनियस, हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब जिसको कोई एनर्जी दी नहीं जा रही है, तो हमेशा जीरो से कम होगा, ठीक है, डिसऑर्डरनेस नहीं होगी कि हम इसको प्रेशराइज करके कर रहे हैं। एंड इक्विलिब्रियम में डेल्टा एस हमेशा क्या होगा, इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर कोई मूवमेंट ही नहीं हो रहा है, ठीक है, समझ में आया। इसमें जीरो से कम इसलिए होता है क्योंकि कुछ प्रेशर, वॉल्यूम या फिर कुछ एक्सटर्नल हीट दी गई, तो स्पॉन्टेनिटी नहीं पता लगती है रिएक्शन की, ठीक है, समझ में आया एंट्रोपी क्या होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने मेन लॉ पे, दैट इज लास्ट लॉ, ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। अब थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स तो जो था वो फेल हो गया था, क्यों, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट ही कुछ अलग था, ठीक है। इट स्टेट्स दैट अ परफेक्ट क्रिस्टल, एक परफेक्ट क्रिस्टल वो है ना, मतलब हम सॉलिड स्टेट में जा रहे हैं, सॉलिड में भी उस स्टेट में जहां पर डेल्टा एस जीरो, इक्विलिब्रियम स्टेट में, इज विच हैव विच हैव जीरो एंट्रोपी, जिसके एंट्रोपी जीरो हो, है ना, नो मूवमेंट, कोई मूवमेंट ना हो पार्टिकल्स की, है ना, नेक्स्ट, और क्या हो, जीरो केल्विन इसका टेम्परेचर हो, ठीक है, ठीक है, तो मतलब इंटरनल पार्टिकल्स की मूवमेंट नहीं हो रही है, जो भी इंटरनल मॉलिक्यूल्स हैं हमारे, उनकी मूवमेंट ही नहीं हो रही है ना, तो ना तो कोई एनर्जी आ रही है ना जा रही है, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है क्या है, बिल्कुल एक परफेक्ट क्रिस्टल है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक, इट इज नॉट पॉसिबल, है ना, इट इज नॉट पॉसिबल, समझ में आया। तो ये थे हमारे तीन लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है,
समझ में आया? देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट इज एंट्रोपी एंड गिब्स फ्री एनर्जी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट इज एंट्रोपी एंड गिब्स फ्री एनर्जी। रिलेशन ही पढ़ेंगे क्योंकि एंट्रोपी तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। एंट्रोपी एंड गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है हमें पढ़ना है, ठीक है। एंट्रोपी का होता है एस और गिब्स फ्री एनर्जी होता है जी, ठीक है। अब एंट्रोपी हमने पढ़ा था क्या होता है, disorder randomness, that is S is equal to Q, that is heat, and W, that is work done, है ना। W मतलब होता है वर्क डन, तो डेल्टा एस ये होता है। नेक्स्ट व्हाट इज गिब्स फ्री एनर्जी, इट इज नोन एज H माइनस टी एस। अब कहने का मतलब क्या है, या हमने ऐसे ही लेते हैं G इज इक्वल टू H माइनस टी एस। अगर हम बात करें चेंज की तो डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। अब व्हाट इज गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी होती क्या है हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये क्या बताती है, गिब्स फ्री एनर्जी टेल्स अस वेदर द प्रोसेस, जो प्रोसेस है या रिएक्शन है, इज स्पॉन्टेनियस और नॉट, स्पॉन्टेनियस और नॉट। जो हमारा प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, वो गिब्स फ्री एनर्जी बताती है, ठीक है। मतलब डिसऑर्डर्ड है या नहीं है, इसका कहने का मतलब है डेल्टा जी में डेल्टा एस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, है ना, तभी गिब्स फ्री एनर्जी होगी, ठीक है। अब इसको समझने का तरीका ऐसे देखो, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, हमारी कोई कार है, ठीक है, ठीक है, ये हमारी कार है। तो ये क्या बोलती है कि जब भी कोई इसके अंदर प्रोसेस होगा, है ना, इस सिस्टम के अंदर जब भी कोई प्रोसेस होगा, है ना, तो क्या होगा, हमेशा कुछ एंट्रोपी होगी, है ना, डिसऑर्डरनेस आएगी, और दूसरा कुछ एनर्जीज की रिलीज होगी, कुछ एनर्जीज की रिलीज होगी, और जो चेंज होगी किसमें, वर्क डन में, जो आगे जाके वर्क डन में चेंज हो सकती है। तो वही इसने बताया, ठीक है। और इट इज रिलेटेड टू टेम्परेचर, ठीक है। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच, डेल्टा एच मतलब होता है एंथैल्पी, डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी, दैट इज अ टोटल हीट कंटेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है। किसी भी एक बॉडी का टोटल हीट कंटेंट को हम कहते हैं एंथैल्पी, ठीक है, डेल्टा एच से डिनोट होती है। अब ये क्या बोलना चाह रहा है कि कभी भी कोई भी रिएक्शन होता है तो टोटल हीट में क्या होता है, एंट्रोपी माइनस हो जाती है, एंट्रोपी इज एनर्जी, है ना, कुछ एंट्रोपी क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, ठीक है। तो वही हम देखने वाले हैं। और ये क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, टी, टी इज द टेम्परेचर, ठीक है। समझ में आ गया तक, हाँ जी। तो अब जी पॉजिटिव होने के लिए क्या क्या चाहिए, ठीक है। अब हम रिलेशन पढ़ते हैं, यहां तक समझ में आ गया क्या होता है। गिब्स फ्री एनर्जी होती है जब भी कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है नहीं, ये बताती है, ठीक है। अब इस इक्वेशन से हम समझेंगे रिलेशन बिटवीन, ठीक है। इससे एक बड़ा अच्छा चार्ट है ये मेरे पास, ठीक है, जिसमें रिलेशन होती है। ये चार्ट में सब कंफ्यूज होते हैं, रिलेशन बिटवीन डेल्टा एस एंट्रोफी, डेल्टा जी, ठीक है, एंड स्पॉन्टेनिटी, ठीक है। चार्ट से पढ़ते हैं, लेट अस ड्रॉ द चार्ट, ठीक है। इसमें हम 4 कॉलम्स बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम डालेंगे क्या, डेल्टा एस, देन डालेंगे डेल्टा जी, ठीक है, सॉरी डेल्टा एच एच, ठीक है,
डेल्टा एच डालेंगे, डेल्टा एच के बाद डालेंगे हम डेल्टा एस, देन डेल्टा जी, और लास्ट इज स्पॉन्टेनिटी। ठीक है, अब इसमें हम 3-4 कंडीशंस लेते हैं। जैसे ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, तो डेल्टा जी क्या होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, तो डेल्टा जी और स्पॉन्टेनिटी क्या होगी। नेक्स्ट, अगर ये पॉजिटिव पॉजिटिव है तब क्या होगा, और ये नेगेटिव नेगेटिव है, तो हमने चारों कंडीशंस ले ली हैं। ठीक है, और हमारी स्टेटमेंट जो है इस पर आ जाते हैं। एंट्रोपी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज डेल्टा जी इज इक्वल टू एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, समझ में आया क्या होता है। चलिए, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू एच माइनस टी डेल्टा एस। अब डेल्टा जी को पॉजिटिव होने के लिए हमेशा एच को ज्यादा होना जरूरी है, ज्यादा मतलब पॉजिटिव होना जरूरी है, और इसको हमेशा नेगेटिव होना जरूरी है। एग्जांपल लेते हैं, लेट अस टेक एन एग्जांपल। फर्स्ट कंडीशन लेते हैं जिसमें क्या है, डेल्टा एच पॉजिटिव है ना, तो डेल्टा एच पॉजिटिव मतलब इसको हम ले लेते हैं 1, और डेल्टा एस हमारा नेगेटिव है तो माइनस टी, टी को छोड़ देते हैं, -1 ले लेते हैं, तो माइनस माइनस प्लस, तो आंसर 2 आ जाता है हमारा। तो मतलब हमेशा डेल्टा जी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, इस कंडीशन में। और स्पॉन्टेनियस, हाँ जी, डेल्टा एस नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस होगा नहीं होगा, ये कभी भी नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि स्पॉन्टेनियस होने के लिए एस को हमेशा 0 से ज्यादा होना पड़ता है, पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड कंडीशन ले लेते हैं। अगर हमारा एच नेगेटिव है तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा, दैट इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, रिएक्शन खुद से हो रहा है ना। अब एक चीज को ऐसे समझो, ठीक है, एंट्रोपी ज्यादा होगी ना, मतलब रिएक्शन खुद से स्टार्ट हुआ है, और उसकी इंटरनल एनर्जी वो क्या है, हमेशा कम है। इंटरनल एनर्जी कम होगी तभी क्या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। ठीक है, अगर हमने एनर्जी को एक्सटर्नली है ना प्रेशराइजली रिमूव किया, मूव किया, तो पॉजिटिव में आएगा डेल्टा एच। ठीक है, अब नेक्स्ट इज दोनों पॉजिटिव है ना, तो कुछ बात ही नहीं है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अब तो टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ज्यादा, और टेम्परेचर कम होगा तो कम, है ना। तो अब डेल्टा जी का क्या होगा हमारा, ठीक है, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो हाई टेम्परेचर प्रेफर किया जाएगा, तब पॉजिटिव आएगा, और नेगेटिव नेगेटिव है तो लो टेम्परेचर प्रेफर किया जाएगा। ठीक है, तो ये रिलेशन है बिटवीन डेल्टा एस, डेल्टा जी एंड स्पॉन्टेनिटी, जिसे 11th-12th में बहुत ज़्यादा में परेशानी होती थी पढ़ने में और समझने में। ठीक है, होप आपको यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, तो डेफिनेशन हो गई हमारी, ये हो गया एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी हो गया। नेक्स्ट, व्हाट इज एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट इज एंथैल्पी एंड गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी। व्हाट इज एंथैल्पी, एंथैल्पी क्या होती है, दैट इज एच एंड इंटरनल एनर्जी दैट इज ई या फिर यू। ठीक है, अब ऐसी कोई मेजर डिफरेंस तो नहीं है, कोई भी एक सिस्टम है, ठीक है, लेट अस टेक एन सिस्टम, कोई भी सिस्टम है, उसकी अंदर जितना भी हीट कंटेंट है, टोटल हीट कंटेंट है, उसको हम क्या कहते हैं, इन अ सिस्टम इज नोन एज एंथैल्पी। एंड व्हाट इज इंटरनल एनर्जी, इट इज अ टोटल एनर्जी, ठीक है, टू डू वर्क, कोई भी काम करने के लिए, वर्क डन के लिए हो जाए इंटरनल एनर्जी। अब एंथैल्पी हमेशा ज्यादा होगी, क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि कोई, हमने अभी पढ़ा था, कोई भी ऑब्जेक्ट 100% एफिशिएंट नहीं होता। तो कभी भी अगर हम बात करें इंटरनल एनर्जी यू की या फिर ई की, तो हमेशा क्या होगा, Q प्लस W होगा। मतलब वर्क डन तो होगा ही होगा, बट कुछ हीट भी उसकी रिलीज हो जाएगी जो किसी और फॉर्म में होगी, जिसका कोई वर्क डन से लेना देना नहीं है। इसलिए हमेशा हम कहते हैं जो यूजफुल एनर्जी होती है,
हमेशा डिक्रीज होती है, कम होती जाती है, ठीक है। अब बात करें हम टोटल एंथैल्पी की, तो एंथैल्पी क्या होती है? इट इज डेल्टा एच, है ना। डेल्टा एच क्या होती है? एंथैल्पी हमारी डेल्टा एच होती है, ठीक है। दैट इज इंटरनल एनर्जी प्लस पी वी, है ना। मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसकी जो एनर्जी है, ठीक है, वो जो स्टोर है विद प्रेशर और वॉल्यूम, और यही जो होता है प्रेशर और वॉल्यूम जैसे रिलीज होता है कुछ हीट में रिलीज हो जाती है, तो इसलिए हमेशा डेल्टा एच दैट इज एंथैल्पी ज्यादा होती है सिस्टम की इंटरनल एनर्जी से, ठीक है। डन, ठीक है। तो हमारा एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी हो गया। नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है? व्हाट इज एडियाबैटिक, ठीक है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन ना हम लास्ट में पढ़ेंगे क्योंकि ये लॉस से बिल्कुल मिलता जुलता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? एडियाबैटिक, डायथर्मल एंड आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। एडियाबैटिक, डायथर्मल और आइसोथर्मल प्रोसेस, तीनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है, ये हमें पता लगानी है। बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। ध्यान से सुनना। जो हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस होता है मतलब जिसमें हीट ट्रांसफर बिटवीन, ठीक है, कुछ भी ले लो, टू ऑब्जेक्ट्स, सिस्टम सराउंडिंग ले लो, दैट इज सिस्टम, या फिर और सिस्टम एंड सराउंडिंग ले लो, इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है, कुछ भी हो पा रहा है, ठीक है। लेट अस टेक एन एग्जांपल। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, बीच में एडियाबैटिक वॉल है, ठीक है। ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, ठीक है। कुछ भी हीट ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, ठीक है, नॉट पॉसिबल। डायथर्मल होता है, ठीक है। इट इज अ प्रोसेस इन विच हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट है हमारे, ये डायथर्मल वॉल है, ठीक है, ये ए है, ये बी है। तो आराम से क्या हो रहा है इसके अंदर? हीट का ट्रांसफर हो रहा है, हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस। थर्ड होता है हमारा आइसोथर्मल। क्या होता है? आइसोथर्मल इज अ प्रोसेस इन विच both objects maintain same temperature, that is thermal equilibrium, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आइसोथर्मल वॉल है ए और बी। अगर यहाँ 30 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ पे भी 30 डिग्री सेल्सियस, इसको कहते हैं हम आइसोथर्मल, ठीक है। ये तीन तरह के हमारे सिस्टम होते हैं, ठीक है, या फिर हीट ट्रांसफर कह सकते हैं, ठीक है। होप आपको अभी तक सब समझ में आ रहा होगा। टॉपिक्स को अगर एग्जाम उससे समझाओ ना, डायग्राम से, तो इजी हो जाता है ना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है, और साथ में हम पढ़ेंगे उसके कुछ लॉज जो से सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और हम कुछ नेचुरल एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे एट द लास्ट। ठीक है। व्हाट इज अ ब्लैक बॉडी? क्या होती है? ब्लैक से ही करते हैं इसका पूरा काम, है ना। व्हाट इज अ ब्लैक बॉडी, ठीक है, रेडिएशन या फिर स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब ब्लैक बॉडी क्या है, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं।
तो लेट अस टेक एन एग्जांपल, दिस इज अ ब्लैक बॉडी, ठीक है, ये हमारी क्या है, ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी क्या है असल में, एक ऐसी बॉडी, ठीक है, ब्लैक बॉडी इज अ बॉडी, अ बॉडी या फिर एक सिस्टम दैट एब्जॉर्ब्स ऑल रेडिएशन, जो एब्जॉर्ब कर सके सारी रेडिएशन, एंड वी कैन रिलीज, ठीक है, हीट की फॉर्म में इन डिफरेंट वेवलेंथ्स। है ना, एक ऐसी बॉडी जो जितनी भी लाइट आ रही है, ठीक है, अगर 10 जूल लाइट आ रही है ना, 10 जूल लाइट आ रही है तो 10 की 10 जूल को ये क्या करे, एब्जॉर्ब कर ले। पर ऐसी कोई बॉडी होती नहीं है, क्योंकि हमेशा अगर बात करें कोई प्रोसेस होता है, तो अगर 10 जूल ये ले रहा है ना, तो 5 जूल ये या फिर 2 जूल ये क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है, ठीक है। तो अभी कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे ना, उससे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, पहले अभी इतना समझते हैं, ठीक है। एक ब्लैक बॉडी वो बॉडी है जिसकी एब्जॉर्बिविटी, एब्जॉर्बिविटी और एमिसिविटी हमेशा क्या हो, 1, मतलब पूरी टोटल जितनी हमने की है, फिर उसके हिसाब से हम अपने हिसाब से उसको किसी कैसे भी वेवलेंथ से निकाल सके। और हमने एक रूल पढ़ा है कि अगर कोई बॉडी हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट में जाती है तो वो शॉर्ट वेवलेंथ में जाती है, और अगर कोल्ड से हॉट में जाती है तो लॉन्ग वेवलेंथ में जाती है, वो भी अभी हम समझेंगे, ठीक है। तो ये ब्लैक बॉडी का एक डायग्राम था। अब लेट अस टेक एन एग्जांपल, हम अपना अर्थ का एग्जांपल लेते हैं, अर्थ को भी एक ब्लैक बॉडी कहा जाता है ना, अर्थ इज अ ब्लैक बॉडी, कैसे समझाएंगे। लेट अस टेक एन एग्जांपल, ये हमारा सन है, ये क्या है, हमारा सन है, जो क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी, इसको हम रेडिएंट एनर्जी भी कहते हैं, रेडिएंट कह लो या फिर सोलर एनर्जी जो आपकी कॉमन टर्म है, ठीक है। सोलर एनर्जी रिलीज करता है, हमेशा समझना जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है, ठीक है, ये दो फेजेस बना रहा हूँ जिसमें आएगा और जाएगा, ठीक है, ये हमारा अर्थ, ये हमारा अर्थ है, ठीक है। ठीक है, अब जब एनर्जी आएगी, है ना, फॉर एग्जांपल एनर्जी आती है, तो एनर्जी हमेशा क्या आएगी, शॉर्ट वेवलेंथ में आएगी, मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी और शॉर्ट वेवलेंथ पे एनर्जी आती है, ठीक है। ऐसा क्यों, अभी मैं समझाता हूँ, रुक जाओ, ठीक है। और जब भी यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होती है ना, रिफ्लेक्ट होके जाती है, तो लॉन्गर वेवलेंथ में जाती है ना। वेवलेंथ मतलब क्या होता है, एक से लेकर, ठीक है, इस से लेकर यहाँ तक का, इसको वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है। मतलब वेव ज्यादा बड़ी हो, वेव की लेंथ बड़ी हो जा रही है, और इसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। अब ऐसा होता क्यों है, देखो, जहां पर भी, क्योंकि हमारा जो सन है, इट इज अ सन इज अ हॉट बॉडी इन कंपैरिजन टू अर्थ, अर्थ से ज्यादा है ना। अब क्या होता है, जहां पर हॉट बॉडी ज्यादा होती है, वहां क्या होता है, जो स्पेस होता है वो डेंस होता है, क्या होता है, स्पेस डेंस होता है, ठीक है। अब इसी का रीजन ग्लोबल वार्मिंग से भी है, अब यहां तक समझो पहले, डेंस होता है तो पार्टिकल्स ज्यादा हैं, डेंस होने की वजह से, अब ज्यादा होते हैं तो क्या है, उसको थोड़ा क्या होता है, डिस्क्रिपेंसीज हो, जिसकी वजह से वो शॉर्ट वेवलेंथ में जाता है, दबाव ज्यादा होता है ना, प्रेशर यहाँ पर ज्यादा होता है, प्रेशर यहाँ पर ज्यादा होता है, ठीक है। वाइल अगर हम देखें, जब अर्थ से यहाँ पर जा रही है तो किस फॉर्म में जाती है, इंफ्रारेड की फॉर्म में जाती है, कौन सी फॉर्म में, इंफ्रारेड वेव्स जाती है, ठीक है। और इंफ्रारेड से क्या होता है, यहाँ क्या होता है, कूल टेम्परेचर होता है, इस वजह से क्या होता है, प्रेशर कम होता है, प्रेशर कम होता है, जिस वजह से वेवलेंथ
लॉन्ग जाती है, क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक है। तो यही बोला गया एक परफेक्ट, बट अर्थ जो होता है पूरी एब्जॉर्ब नहीं करता है ना। फॉर एग्जाम्पल 100% आ रही है तो 100% में 30% तो ये क्या कर देता है, वापस भेज देता है, इसलिए इट इज नॉट अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी, नॉट अ परफेक्ट है तो, बट परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं है, हम कह सकते हैं, ठीक। यहाँ तक समझ में आया। अब इससे एक नेचुरल केस पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं ना ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीजेस, नेचुरल इवेंट एक पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम इसमें नेचुरल साइंस ईवीएस भी कवर कर रहे हैं ना। तो कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग या फिर ग्रीन हाउस गैसेस इंक्रीजेस टेम्परेचर एंड क्या करते हैं, इसकी जैसे अर्थ एब्जॉर्ब मोर रेडिएंट या फिर सोलर एनर्जी, जितनी भी सोलर एनर्जी आती है ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है। अब हम नॉर्मली मानते हैं कि लेट अस टेक एन एग्जांपल, ये हमारा सन है, ठीक है। सन से लाइट आती है, कहाँ पर आती है, अर्थ में आती है, ठीक है, अर्थ में आती है। अब 30% मैंने बोला वापिस हो जाती है, और 70% अंदर आई, जिसमें से जो अपर एनवायरनमेंट होता है ट्रोपोस्फेयर, वो क्या करता है, वापिस जो हमारी 30 है ना, 20 से 30% होती है, उसको वापिस कर देता है। अब हमारी जो अर्थ की लेयर है ना, अर्थ की लेयर देखते हैं इसको, मैंने माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर बनाया है। इसमें क्या है, कुछ ग्लोबल वार्मिंग गैसेज होती है जैसे वाटर वेपर, ठीक है। नेक्स्ट मीथेन, है ना, वाटर वेपर हो गई, H2O, ठीक है, मीथेन गैस हो गई, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, ठीक है, ये कुछ गैसेस है, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, है ना, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है, पीएफसीज, पॉलीफ्लोरोकार्बन्स। अब ये क्या करती है, जब भी वो हीट आती है ना, उसको ये एब्जॉर्ब कर लेती है, क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब, ठीक है। जिसमें जो वाटर वेपर है सबसे ज्यादा इसका काम होता है क्या, इट एक्ट एज अ मॉडिफायर, ये क्या करती है, मॉडिफायर, हीट को और जगहों पर ज्यादा देती है, ठीक है, रिफ्लेक्ट करके, जिसके से हीट इसके अंदर एंट्रैप हो जाती है, हीट क्या होती है, एंट्रैप हो जाती है, और जो ट्रोपोस्फेयर से 30% जानी थी लाइट, वो हीट जानी थी, वो सिर्फ कितनी जाती है, 10 या 12%, और जो और सब होती है सब अर्थ के अंदर इकट्ठा हो जाती है, जिस वजह से ग्लेशियर्स ये सब पिघलते जाते हैं, तो ग्लेशियर्स है ये पिघलते हैं, ठीक है, और गर्मी बढ़ती जाती है। समझ में आया। तो यही मेन कॉज है कि कुछ गैसेस जो है अर्थ के अंदर क्या कर रही है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको ये कॉन्सेप्ट बार बार पूछा जाता है ना, मैंने इसलिए इस टॉपिक में बता दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है दैट इज लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। उससे पहले हमें पढ़ना है एनर्जी कन्वर्जन एफिशिएंसी, ठीक है, एनर्जी कन्वर्जन एफिशिएंसी पढ़ लेते थोड़ा सा, इजी टॉपिक है, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। जिसे हम कॉर्नोट इंजन भी पढ़ते हैं ना एक, जब हमने थर्ड लॉ पढ़ा था, है ना, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था, ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो वो एक जिक्र करता था दैट इज अ कार्नोट इंजन, किसका, कार्नोट इंजन का, है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले एक नॉर्मल इंजन पढ़ते हैं, ठीक है। एक नॉर्मल इंजन जो होता है, अब इंजन कोई सा भी हो सकता है, ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं नॉर्मल हीट इंजन की, ठीक है, जो पहले ट्रेन में भी यूज होता था। अब हीट इंजन जो है वो काम कैसे करता है, ठीक है। तो हीट इंजन में तीन चीजें होती हैं, ठीक है, एक होता है सोर्स, ठीक है, एक होता है मीडियम, ठीक है, और एक होती है सिंक, तीसरा होता है इसके अंदर सिंक, ठीक है। अगर बात करें सोर्स की, तो सोर्स वो चीज है जहां पर क्या है, हीट
थर्मल एनर्जी होती है, ठीक है। क्या बनती है? थर्मल, या फिर कह लो हीट एनर्जी। ये हीट होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। देन दिस हीट एनर्जी क्या करती है? कन्वर्ट हो जाती है इनटू इवेपोरेट्स, ठीक है, या फिर गैस में। देन वर्क डन होता है, ठीक है। इंजन का जो है, इंजन काम करता है, वर्क डन करता है, और कुछ जो हीट है, कुछ हीट क्या हो जाती है? सिंक के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है और बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो अभी मैंने बताया कि कोई भी इंजन परफेक्टली 100% एफिशिएंट काम नहीं कर सकता। वही ये बोला जा रहा है कि वर्क डन तो हो रहा है, 90% वर्क डन हो रहा है, और 10% जो हीट है वो निकल जाती है, मतलब पूरा 100% काम नहीं हो रहा है। यहाँ से तो 100% हीट इसने ले ली, बट काम 100% नहीं करता है, ठीक है। तो यही है कि नो इंजन इज परफेक्टली 100%, बट कार्नोट इंजन कहता है एन इंजन दैट शोज 100% एफिशिएंसी या फिर वर्क डन हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इस स्टेटमेंट को हम कैसे पढ़ते हैं अगर हमें पढ़ना होता है ना, न्यूमेरिकली। ये इजी हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या होता है अगर हम इस इंजन की बात करें तो क्या होता है? क्यू एच, है ना, इसको क्यू एच बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से जो हीट पास होती है ना उसको टी एच बोलते हैं, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम टी सी, सिंक, ठीक है। तो अगर बात करें इसकी हीट की तो क्यू क्यू हीट के लिए यूज होता है, क्यू सी क्यू एच सॉरी एंथैल्पी, है ना। क्यू एच मतलब हीट एंथैल्पी, जो टोटल हीट कंटेंट है, ठीक है। हमेशा किस में होता है? वर्क डन प्लस क्यूसी, ठीक है। तो कुछ वर्क डन होता है और कुछ क्यूसी में निकल जाता है ना। और अगर बात करें कार्नोट इंजन, तो कार्नोट इंजन क्या बोलता है? क्यू एच इज इक्वल टू वर्क डन, ठीक है। दैट इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये पॉसिबल ही नहीं है। स्टेटमेंट को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, जैसे एन इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू एच, नोन एज द एफिशिएंसी, इसको एफिशिएंसी बोलते हैं, ठीक है। कितनी एफिशिएंसी है, ठीक है। अब कार्नोट इंजन के 4 लेवल्स थे, 4 लेवल ऑफ कार्नोट इंजन। ये भी एक बार समझ लेते हैं, पूछा जाए तो, ठीक है। ये बोलता है सबसे पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगी, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, जो पॉसिबल नहीं है ना। मतलब सेम टेम्परेचर पे एक्सपेंशन पॉसिबल ही नहीं है लिक्विड की, ठीक है। देन बोलता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन, जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड बोलता है ये आइसोथर्मल कंप्रेशन होनी चाहिए, और आइसोथर्मल एक्सपेंशन होनी चाहिए, ठीक है। ये चारों इवेंट पॉसिबल नहीं होते, ठीक है। समझ में आया? ये चारों इवेंट कभी भी पॉसिबल नहीं होंगे, कोई भी चीज 100% काम नहीं करेगी, ठीक है। तो होप आपको हीट इंजन, एनर्जी कन्वर्जेशन, एफिशिएंसी समझ में आ गया होगा। एफिशिएंसी को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, न्यू फॉर्म में, ठीक है। और बता दिया मैंने क्या होता है मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम कैसी होगी, मिनिमम कैसी होगी। नेक्स्ट, अब लास्ट हम पढ़ेंगे लॉज जो सपोर्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स को, है ना। याद करना मुश्किल है तो मैंने इसके लिए एक निमोनिक बनाया है ना। कुछ लॉज हैं जो सपोर्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स को, ठीक है। तो उसको मैंने एक
that is kids serve winning prize. ठीक है, ऐसे किया के मतलब किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। दूसरा है एस मतलब स्टीफन बोल्ट्स मेंस लॉ, ठीक है। तीसरा है वीन्स डिस्प्लेसमेंट प्रिंसिपल, ठीक है। और चौथा है हमारा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। किरचॉफ, किरचॉफ कहता है एक ब्लैक बॉडी वो है जो जिसकी, ठीक है, एब्जॉर्प्टिविटी और एमिसिविटी कितनी हो 1। तो ये इसका सिंपल सा प्रिंसिपल था किरचॉफ लॉ का, ठीक है। दूसरा में पढ़ना है किसका, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, ठीक है। सेकंड इज स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ जो बोलता है टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी रेडिएटेड, जो एनर्जी निकली है बाय सिस्टम, ठीक है, पर यूनिट एरिया, ठीक है, इज 4 टाइम्स या फिर इट इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ या फोर्थ पावर या 4 टाइम्स द पावर ऑफ टेम्परेचर, है ना। तो कहने का मतलब है जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के 4 गुना, मतलब इसको कांस्टेंट देते हैं हम सिग्मा T4, है ना। तो मतलब एनर्जी अगर बढ़ेगी मतलब, ठीक है, अगर हीट बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो क्या बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी। इसलिए बोलते हैं अर्थ में टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, ठीक है, रेडिएंट एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है। अब 4 गुना बढ़ती है, सोचो, मतलब टेम्परेचर से तो मतलब कह सकते हैं ना कि स्मॉल इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर कैन इंक्रीज रेडिएशन, है ना। स्मॉल इंक्रीज इन टेम्परेचर कैन इंक्रीज इंटेंसिटी या फिर एनर्जी। नेक्स्ट इज वीन्स डिस्प्लेसमेंट प्रिंसिपल क्या बोलता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि वीन्स डिस्प्लेसमेंट प्रिंसिपल क्या बोलता है। ये बोलता है दैट द पीक वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये भी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, है ना। अगर हॉट बॉडी है और एक कोल्ड बॉडी है, तो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में जब भी कोई वेवलेंथ जाएगी तो वो कैसे जाएगी, शॉर्टर वेवलेंथ पे जाएगी। वहीं अगर कोल्ड से हॉट में आ रही है तो लॉन्गर वेवलेंथ पे जाएगी, ठीक है। पीक वेवलेंथ है ना, लैम्डा पीक इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना। अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो, सॉरी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सॉरी, ठीक है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। ये जो होता है टेम्परेचर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। मतलब टेम्परेचर बढ़ा
तो पीक घटेगी, ठीक है, समझ में आया? मतलब वेवलेंथ घटेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेवलेंथ घटेगी, और कम होगा तो वेवलेंथ बढ़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट, क्वांटम थ्योरी जो है प्लैंक की, वो तो बहुत ईजी है ना, इट्स वेरी इजी। E इज इक्वल टू एच न्यू, दैट इज एनर्जी इज एमिटेड इन पैकेट्स ऑफ फोटॉन्स, है ना, ठीक है। एमिटेड एनर्जी जो होती है, एमिटेड इन फॉर्म ऑफ पैकेट फोटोन कॉल्ड, क्या बोलते हैं उनको हम, क्वांटम, ठीक है, क्वांटम बोला जाता है, समझ में आया? ठीक है, तो इसी के साथ हमारा यूजीसी नेट का थर्मोडायनेमिक्स और 11th-12th के बेसिस का थर्मोडायनेमिक्स ओवर होता है। इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार लास्ट कंक्लूड कर लेते हैं। वी हैव स्टडीड डेफिनेशन, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंट्रोपी क्या होती है, एंथैल्पी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, एडियाबैटिक और डायथर्मल प्रोसेस, एनर्जी कन्वर्जेशन, एंड लास्ट इज हमने कुछ लॉज पढ़े जो सपोर्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स को। सो होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।